बहन साथियों, उम्मीद है आप शानदार, जिंदाबाद और ज़बरदस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित होंगे। तो उसी कड़ी में हम लोग आपकी चिंता को निश्चित रूप से एकदम समाप्त करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ना, वो निश्चित रूप से आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलने वाला है। क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी, और इसी कड़ी में हम लोग चैप्टर 2 कवर कर चुके हैं। अगर क्लास की बात कर लें तो क्लास 8 की हम लोग एनसीईआरटी के 2 चैप्टर कवर कर चुके हैं। आज बात करने वाले हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर नंबर 3 इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मान लीजिए पीआरटी में आपको 1 से 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से देखने को मिलने वाले हैं। आपने टीआरई 3 का री एग्जाम देखा था, उसमें सीधा का सीधा यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिला था, और इतना अच्छा कॉन्सेप्ट बताया जाएगा कि निश्चित रूप से ये वीडियो देखने के बाद आपको सारा डाउट क्लियर होने वाला है। और जिस प्रकार से मैंने अपनी तैयारी के दौरान एनसीईआरटी को समझा, बेहतर तरीके से समझा कि कहाँ से प्रश्न आते हैं, और वही नोट्स उसी में थोड़ा सा और मैंने एक्स्ट्रा ऐड करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और निश्चित रूप से 2 चैप्टर पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगा होगा कि एनसीईआरटी से ही पेपर बनता है, और निश्चित रूप से पेपर होने के बाद भी मैं लाइन बाय लाइन आपको दिखाने वाला हूं कि कहां से एनसीईआरटी से पूछा जाता है। चलिए, आज हम लोग जो चैप्टर कवर करने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोयला और पेट्रोलियम। कोयला कहाँ से प्राप्त होता है और पेट्रोलियम कहाँ से प्राप्त होता है, और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के बारे में बात करेंगे, और कोयला से कौन कौन से पदार्थ प्राप्त होते हैं और पेट्रोलियम से कौन कौन से पदार्थ प्राप्त होते हैं। निश्चित रूप से ये क्लास देखने के बाद आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। चलिए, हम अपने एनसीईआरटी क्लास 8 के चैप्टर नंबर 3 की शुरुआत करते हैं। चलिए, अब हम लोग अपनी एनसीईआरटी क्लास 8 की तीसरे चैप्टर की बात करने वाले हैं, और निश्चित रूप से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और पीआरटी में यहाँ से आपको निश्चित रूप से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। अब हम लोग बात कर लें अगर चैप्टर 3 की, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बात कर लें कोयला और पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम ये कहाँ से प्राप्त होता है, किन चट्टानों में पाया जाता है, और किस प्रकार से इसका निर्माण होता है, सारी बात करने वाले हैं। अगर हम प्राकृतिक संसाधनों की बात कर लें, ऐसे संसाधन जिनका उपयोग ऊर्जा के रूप में किया जाता है, उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। और ये क्या है, 2 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं नवीकरणीय, एक होते हैं गैर नवीकरणीय। और नवीकरणीय को ही कहा जाता है गैर परंपरागत। क्या कहा जाता है, गैर परंपरागत। और जो गैर नवीकरणीय होता है उसको कहा जाता है परंपरागत। अब बस इसी से ही पूछ लिया जाता है कौन सा गैर नवीकरणीय और कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो एक एक एग्जाम्पल को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं नवीकरणीय ऊर्जा का। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा को ही गैर परंपरागत कहा जाता है। गैर परंपरागत क्यों कहा जाता है, पहले से ही परंपरा में इनका प्रचलन नहीं था, इसलिए इनको गैर परंपरागत कहा जाता है। इनका क्या किया गया है, इनका निर्माण, इन्हीं को ही गैर परंपरागत कहा जाता है, क्योंकि पहले से ही प्रचलित नहीं थे, इनका निर्माण किया गया। जैसे बायोगैस हो गया, जैसे एग्जाम्पल में अगर हम लोग बात कर लें, जैसे बायोमास हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गया। भूतापीय, भूमि की जो ताप मतलब ऊष्मा से जो ऊर्जा बनाई जाती है उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे बायोमास, और जीव जंतु के जो मतलब अवशेष होते हैं, या जीव जंतु के जो वो मतलब गोबर हो गया, उससे बनाई जाती है ये ऊर्जा। उसके बाद सौर ऊर्जा, सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है उसका भी प्रयोग किया जाता है। उसके बाद ज्वारीय ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, हवा के द्वारा जो ऊर्जा बनाई जाती है उसके बारे में बताया गया है। और हाइड्रो पावर, ये क्या है, ये जो ऊर्जा का स्रोत है कभी समाप्त नहीं होता, मतलब समाप्त नहीं होगा, चाहे जितना इसका उपयोग करें। क्या सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या समाप्त होगा, नहीं होगा। क्या ज्वारीय ऊर्जा समाप्त होगी, नहीं होगी। पवन ऊर्जा, हवा की बात करें, क्या समाप्त होगी, नहीं होगी। अगर ये समाप्त हो गए तो ये समझ लीजिए मानव जीवन भी समाप्त हो जाएगा। तो नवीकरणीय ऊर्जा या गैर परंपरागत ऊर्जा, ये आप समझ गए होंगे इसके स्रोत कौन कौन से हैं। अगर हम बात कर लें गैर नवीकरणीय में वो आते हैं जिन्हें कहा जाता है परंपरागत। परंपरागत मतलब ये सदियों से चले आ रहे हैं, परंपराओं से चले आ रहे हैं, मतलब पहले से भी इनका प्रयोग हो रहा है और आज भी इनका प्रयोग किया जा रहा है।
और ये ऐसे संसाधन हैं जो समय के साथ समाप्त हो जाएंगे, समय के साथ समाप्त हो जाएंगे, और भविष्य को देखते हुए इनका हमें संरक्षण करना होगा, इनको बचाकर रखना होगा भविष्य की पीढ़ी के लिए। तो इसमें कौन कौन से ऐसे ऊर्जा के स्रोत आते हैं वो बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कोयला की। कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई। ये प्रमुख तीन आपको निश्चित रूप से, इन्हीं को कहा जाता है जीवाश्म ईंधन। क्या कहा जाता है? जीवाश्म ईंधन। जो जीव जंतु के अवशेष आए, जैसे ये मान लीजिए कोई जीव है, ये मान लीजिए, एक मिनट, ये मान लीजिए गाय है, गाय, और ये गाय मर गई, और ये पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे भी ये क्या परत दर परत जम गए, और जमने के बाद लाखों साल बाद, लाखों करोड़ों साल बाद इन पे ताप दाप का जब परिवर्तन होता है, तब इन्हीं से ही कोयला, पेट्रोलियम गैस ये सब प्राप्त होती है। तो इसीलिए इनको कहा जाता है जीवाश्म ईंधन। कौन? कोयला हो गया, पेट्रोलियम होगा और प्राकृतिक गैस, इनको जीवाश्म ईंधन की श्रेणी में रखा जाता है। अगर पेट्रोलियम की बात कर लें हम लोग, पेट्रोलियम क्या है? एक संगठित रूप है, इसके कुछ घटक होते हैं। जैसे बात करें पेट्रोलियम से हम लोग क्या क्या प्राप्त करते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, पेट्रोलियम से ही पेट्रोल प्राप्त किया जाता है रिफाइनरी के माध्यम से, इसको साफ किया जाता है, इसको शुद्ध किया जाता है। उसके बाद बात करें डीजल हो गया, उसके बाद हो गया कैरोसिन हो गया, उसके बाद हो गया प्राकृतिक गैस हो गया, उसके बाद आप लोग बात कर ले तो नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। ये 4 से 5 चीज़ें आपको याद रखनी है। नोट की बात कर ले, समय के साथ नष्ट हो जाते हैं। ये सही बात है, कोयला को ज़्यादा आप उपयोग करेंगे क्या कोयला बनता ही रहेगा? कोयला समय के साथ नष्ट हो जाएगा। पेट्रोलियम का ज़्यादा उपयोग करेंगे क्या पेट्रोलियम बना रहेगा? पेट्रोलियम भी समय के साथ नष्ट हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि पेट्रोल को बचाइए। और अब देखेंगे आप सरकार के द्वारा भी, अब देखेंगे आप इलेक्ट्रिक वाहन चल गए हैं, इलेक्ट्रिक कारें आ गई हैं, तो इसीलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को बचाया जा सके भविष्य के लिए। भविष्य के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं रहेंगी तो आगे कैसे काम चलेगा? तो इसको बचाने के लिए तरह तरह के योजनाएं चलाई जा रही हैं। उसके बाद बात कर ले इनका निर्माण सजीव प्राणी के मृत अवशेषों से होता है, इसलिए जीवाश्म ईंधनों से होता है। मतलब जो जीव जंतु हो गए, पेड़ पौधे हो गए, वनस्पतियां हो गई, लाखों सालों तक जब ये एक जगह जम जाती हैं और धीरे धीरे मिट्टी की परत आके इसके ऊपर जम जाती है और ये लेयर बना लेती हैं, तो उसी के अंदर पाया जाता है प्राकृतिक गैस, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब वहीं पाया जाता है, और पेट्रोलियम, ये सब कोयला, ये सब वहीं पाया जाता है। चलिए और आगे देख लेते हैं। इन्हें अब बात करें, अतः इन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जीवाश्म ईंधन की आयु की गणना C14 कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। इसे कार्बन डेटिंग कहा जाता है। कार्बन डेटिंग, किसी भी मतलब चट्टान का या जीवाश्म का अगर अध्ययन करना है तो C14 से किया जाता है। इसी को ही कार्बन डेटिंग कहा जाता है। उनकी आयु का निर्धारण, कोई चट्टान या कोई जीवाश्म कितना पुराना है उसका जो अध्ययन किया जाता है, उसकी आयु की अध्ययन करने के लिए C14 से किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब एक एक चीज़ समझने वाले हैं कोयले के बारे में। सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं कोयले के बारे में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोयला या कोल के बारे में हम लोग बात करें तो ये कार्बोनिफेरस युग की परतदार चट्टानों में पाया जाता है। ये पूछा जाता है कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? ये कार्बोनिफेरस युग की परतदार चट्टानों में पाया जाता है। यह एक अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ये क्या है? एक अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। यह अवशेषों के दबने से निर्मित होता है। ये अवशेषों के दबने से निर्मित होता है। अब हम बात कर लें, जैसे ये मान लीजिए ये भारत है, ये मान लीजिए भारत है। अब नदियाँ कहाँ हैं? नदियाँ जो बहती हैं, यहाँ से बह रही हैं, ऐसे बह रही हैं। अब क्या है, यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं, यहाँ पर बड़े बड़े क्या है पेड़ पौधे हैं, और यहाँ पे जीव जंतु हैं, सब हैं। अब ये क्या है, जब मर जाते हैं या कुछ हो जाता है तो ये ऐसे नदियाँ बहाकर यहाँ पर लाती हैं और यहाँ पर उसको इकट्ठा कर देती हैं इधर आके, और यहीं पर नदियों द्वारा बहाकर मिट्टी, पत्थर, कंकड़ लाए जाते हैं और यहाँ पर बहुत बड़ी इसकी परत जम जाती है। और लाखों करोड़ों साल, 300 लाख साल, 300 करोड़ साल पहले, मतलब 300 करोड़ साल पहले ये क्या परत दर परत जमती गई, और रासायनिक परिवर्तन के कारण, ताप के कारण और काफ़ी दबाव के कारण इसमें क्या है रासायनिक परिवर्तन हुआ, जिससे क्या है कोयला का निर्माण हुआ।
कोयला का निर्माण हुआ। तो इसी को ही परतदार चट्टानें कहते हैं और कार्बोनीफेरस युग में इसका निर्माण हुआ। तो इसी वजह से कहा जाता है कोयला कार्बोनीफेरस युग की चट्टानों पर, परतदार चट्टानों पर पाया जाता है। इस तरीके से कोयले का निर्माण हुआ। अब कोयले की बात कर ले। कोयले के भी प्रकार पाए जाते हैं। कोयले के भी क्या है, प्रकार पाए जाते हैं। कोयला 4 प्रकार का पाया जाता है। कोयला किस्म के आधार पर, उसमें कार्बन के आधार पर कोयला 4 प्रकार का पाया जाता है। कौन कौन सा? पहला बात कर ले एंथ्रेसाइट कोयला, एंथ्रेसाइट कोयला। दूसरा है लिग्नाइट कोयला। तीसरा है बिटुमिन्स कोयला और चौथा है पीट कोयला, पीट कोयला। अगर एंथ्रेसाइट कोयले की बात कर लें, इसमें 90 से 95% कार्बन की मात्रा होता है। जितना ज़्यादा कार्बन उतना अच्छा कोयला, जितना ज़्यादा कार्बन उतना अच्छा कोयला। तो बात कर ले सबसे अच्छा कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट कोयला। सबसे उच्च कोटि का कोयला भी कहा जाता है। पूछा जाता है सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा होता है और किस कोयले में सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा पाई जाती है? तो एंथ्रेसाइट कोयले में। ये कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में भी कहाँ? कारगिल वाले क्षेत्र में, कारगिल वाले क्षेत्र में। दूसरे कोयले की बात कर लें तो दूसरा कोयला है बिटुमिन्स कोयला, जो दूसरी सबसे अच्छी किस्म किसकी है? बिटुमिन्स कोयला की। इसका सर्वाधिक मात्रा में इसी का ही उपयोग किया जाता है और भारत में सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाता है यही कोयला पाया जाता है। तो सामान्य कोटि का कोयला है, इसी को ही घरेलू कोयला कहा जाता है, क्योंकि घरों में जो इस्तेमाल किया जाता है भारत में सबसे ज़्यादा बिटुमिन्स कोयला किया जाता है, भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद बात कर लें लिग्नाइट कोयला। इसमें बात कर लें तो इसमें 45 से 55% और बिटुमिन्स कोयला में 55 से 65%। तो इसे भूरे रंग का कोयला कहा जाता है। पूछा जाता है भूरे रंग का कोयला किसे कहा जाता है? तो लिग्नाइट कोयले को भूरे रंग का कोयला कहा जाता है। पूछा जाता है ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है तमिलनाडु, तमिलनाडु में पाया जाता है, तमिलनाडु में पाया जाता है। उसके बाद बात कर लें अगर पीट कोयला की बात करें तो इसमें 30% कार्बन की मात्रा और सबसे खराब कोयला, कोयले की सबसे खराब किस्म होती है। ये क्या होती है? कोयले की सबसे खराब किस्म में जाना जाता है। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं कोयले के जो उत्पाद होते हैं, कोयले से क्या क्या प्राप्त होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। सीधा सीधा एनसीईआरटी में दिया हुआ है कोयले के उत्पाद। तो इससे क्या है? कोक प्राप्त होता है, कोलतार प्राप्त होता है और कोयला गैस प्राप्त होती है। अब हम बात करने वाले हैं एक चीज के बारे में, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ये मान लीजिए एक ड्रम है, एक तरीके से मान लीजिए एक बर्तन है, उसमें यहाँ से छेद कर दिया गया है और यहाँ से इसको, इसमें निर्वात है। इसमें निर्वात क्या? इसमें ऑक्सीजन नहीं है। इसमें क्या है? बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है। अब इसमें क्या भर दिया? कोयला। अब कोयले को जब गर्म करेंगे तो कोयले को यहाँ से निकलेगी कोयला गैस, कोयला गैस निकलेगी और यहाँ से आप क्या है? कोयला गैस निकलेगी। कोयला गैस निकलने के बाद यहाँ पर आप कोल प्राप्त करेंगे, कोल प्राप्त करेंगे। अब हम लोग इस चित्र को यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, ये जो है ये एक तरीके का ड्रम है, पूरा ड्रम है। ड्रम के अंदर क्या हम लोग ने कोयला भर दिया, लोहे का ड्रम है, उसके अंदर कोयला भर दिया और यहाँ से छेद कर दिया गैस निकलने के लिए। तो ये गैस बाहर निकलती, इसी को कहा जाता है कोयला गैस। और यहाँ से इसको गर्म किया, जब गर्म किया कोयले को तो इसमें क्या है? इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं, मतलब निर्वात है, ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है। तो यहाँ से गैस बाहर निकल गई। यहाँ पर क्या है? राख नहीं मिलती। इसमें क्या है? राख नहीं मिलती और इसमें जो कोयला बनता है उसे कोक कहा जाता है और ये कोयले का सबसे शुद्ध रूप होता है। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग कोक की बात कर लें। कोक कोयले का सबसे शुद्ध रूप होता है। कोक क्या है? कोयले का सबसे शुद्ध रूप होता है। कोलतार की बात कर ले, यह एक अप्रिय है, गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। कोलतार आपने देखा होगा जब सड़क बनती है, ऐसे ऐसे सड़क बनती है, आपने देखा होगा सड़क बनती, तो उसी में ही ये डाला जाता है कोलतार को डाला जाता है, जो सड़क को क्या है? बहुत चिकना बना देता है और सड़क में डामर कहा जाता है, जिसको आपने देखा होगा। चलिए अब बात कर लें, यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। अब आप बात कर लें अगर कोयले की, तो कोयला क्या होता है? 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। अब बात कर लें कोलतार से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। अगर इसका उपयोग की बात कर लें तो संश्लेषित रंग हो गई, औषधि में कोलतार का प्रयोग किया जाता है, विस्फोटक में प्रयोग किया जाता है, सुगंध में प्रयोग किया जाता है, प्लास्टिक बनाने में प्रयोग किया जाता है, पेंट में प्रयोग किया जाता है, फोटोग्राफिक में प्रयोग किया जाता है और नेफेंथलीज की गोलियां बनाने में किया जाता है। इतना इसका उपयोग है, ये याद रखिएगा, ये निश्चित रूप से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं
आजकल सड़क निर्माण में, अब देखिए पहले जो कोल तार प्रयोग किया जाता था अब वो नहीं किया जाता है। आजकल आजकल सड़क निर्माण में पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेंस का प्रयोग किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि कौन से पेट्रोलियम उत्पाद से सड़क का निर्माण किया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? बिटुमेंस, बिटुमेंस। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं पेट्रोलियम के बारे में। अब हम लोग क्या बात करेंगे? पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम के बारे में बात करने से पहले आपको पेट्रोलियम का निर्माण के बारे में बता दें। जैसे ये मान लीजिए ये स्थल खंड है और ये जल खंड है, या मान लीजिए पानी भरा है, यहाँ पानी भरा और यहाँ तरह तरह के जीव जंतु पाए जा रहे हैं, और जब ये मर जाते हैं तो ये क्या है, इसकी तली पर बैठ जाते हैं, समुद्र की तली पर बैठ जाते हैं और निरंतर ऐसे ये मरते रहते हैं। और यहाँ से नदियाँ क्या है, नदियाँ यहाँ से पानी ला ला के यहाँ छोड़ती रहती हैं। जब ये पानी छोड़ती रहती है तो ये एक प्रकार की चट्टान बन जाती है समुद्र के अंदर। समुद्र के अंदर जब चट्टान बन जाती तो इन्हीं चट्टानों के बीच में पेट्रोलियम पाया जाता है। यानी कि ये समुद्र जो जीव होते हैं उनके मरने से जो चट्टान बनती है उसी में ही पेट्रोलियम पाया जाता है। ताप दाप का बहुत ज़्यादा परिवर्तन पड़ता है, इतना सारा लोड पड़ता है जब इसमें, तो लोड बढ़ने की वजह से यहाँ पर पेट्रोलियम का निर्माण होता है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेट्रा मतलब क्या होता है, चट्टान, और ओलियम का मतलब होता है तेल, से हुई है। पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम क्या है, एक हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। अब इसके निर्माण की बात कर लेंगे। पूछा जाता है ये क्या पूछा जाता है, इसका निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। मतलब कि समुद्र में जो जीव रहते हैं और मर जाते हैं और निरंतर मरते रहते हैं और पानी की भारी होने की वजह से वहाँ पर और नदियाँ द्वारा जो बहाकर अवसाद लाए जाते हैं तो निरंतर इस पर जमा होते रहते हैं, और जब ये मतलब चट्टान कठोर रूप धारण कर लेती तो वहीं पर ही पेट्रोलियम का निर्माण होता है। यह जीव मृत के बाद समुद्र की पेंदी पर बैठ जाते हैं, जिसके माध्यम से पेट्रोलियम का निर्माण होता है। अब बात कर लेते हैं ये देखिए, ये जैसे ये समुद्र है और यहाँ पर क्या है, चट्टानें पाई जा रही ऐसे ऐसे। जो पेट्रोलियम है वो इन्हीं चट्टानों में मिलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, पेट्रोल मिलेगा, फिर उसके बाद तेल मिलेगा, फिर सबसे ऊपर आपको गैस मिलेगी। तो सबसे पहले देखिए गैस है, फिर तेल है, फिर जल है। तो जल क्योंकि भारी होता है तो जल पेंदी में मिलता है, उसके बाद तेल मिलता है, उसके बाद गैस। तो ये क्रम है। और ऐसे ही क्या किया जाता है, देखिए जैसे ये दो चट्टानों के बीच में आपको गैस और तेल मिलने वाला है। तो यहाँ से ड्रिल किया जाता है और यहाँ से रिफाइनरी के माध्यम से इसको पाइप के माध्यम से बाहर निकाल लिया जाता है और फिर इसको रिफाइनरी द्वारा शुद्ध किया जाता है। पेट्रोलियम, इसको क्रूड ऑयल कहा जाता है, मतलब कच्चा तेल कहा जाता है। कच्चा तेल है, इसी को रिफाइनरी द्वारा शुद्ध किया जाता है, रिफाइनरी द्वारा इसको साफ किया जाता है। अब बात करने वाले हैं हम लोग नोट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विश्व का पहला तेल का कुआं पेंसिल्वेनिया अमेरिका में सन 1859 में खोजा गया। 8 साल बाद 1867 में भारत में असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला। मतलब पहला कुआं असम में पता चला उसका। मतलब पूछा जाए भारत में कहाँ, तो भारत में पहली बार असम में तेल का कुआं पाया गया। कहाँ पर, मौकुम में। भारत में तेल कहाँ कहाँ पाया जाता है, असम में पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है, बॉम्बे हाई में पाया जाता है, और गोदावरी और कृष्णा नदी बेसिन में पाया जाता है, मतलब पेट्रोलियम। और यहीं पर इसकी रिफाइनरी भी लगी हुई है। यह पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव्य है। पेट्रोलियम क्या है, गहरे रंग का तेलीय द्रव्य है। इसकी गंध अप्रिय होती है। इसकी गंध क्या होती है, अप्रिय होती है। अब बात कर ले अगर पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम से क्या क्या उत्पाद प्राप्त होते हैं वो बात करें। पेट्रोलियम से ही हमको पेट्रोल प्राप्त होता है, क्या प्राप्त, डीजल प्राप्त होता है, फिर स्नेहक तेल लुब्रिकेंट प्राप्त होता है, जैसे ग्रीस हो गया, ये सब प्राप्त होता है, और पैराफिन मोम प्राप्त होता है, इसी से मोम प्राप्त होता है, इसी से ही केरोसिन प्राप्त होता है, इसी से ही एलपीजी प्राप्त होता है। और भारत में बात कर लेंगे, भारत में देखिए गुजरात हो गया, बॉम्बे हाई हो गया, असम हो गया, ये प्रमुख क्षेत्र हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं अगर पेट्रो रसायन किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेट्रो रसायन किसे कहते हैं। पेट्रोलियम
जिसे हम पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस से प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? पेट्रोल रसायन कहते हैं। जिसे हम पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस से प्राप्त करते हैं उसे पेट्रोलियम रसायन कहा जाता है। इसका प्रयोग अपमार्जक के रूप में रेसे पॉलिस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, एक्रिलिक या पॉलीथीन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? पेट्रोल रसायन का। इसी का प्रयोग यूरिया बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है। पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब ये निकलता है, जैसे ये मान लीजिए ये चट्टानें हैं, जब ये पाइप के माध्यम से इसको निकाला जाता है तो ये एकदम गाढ़ा काले रंग का द्रव होता है, अप्रिय होता है, गंध बहुत आती है, इससे गंध पाई जाती है, गाढ़े रंग का होता है। उससे फिर सारे उत्पाद पर पेट्रोल प्राप्त होता है, उसके बाद प्राकृतिक गैस प्राप्त होती है, पेट्रोल प्राप्त होता है। फिर उसके बाद जैसे ये उत्पाद देख लेंगे, जैसे पेट्रोल प्राप्त हुआ, फिर डीजल प्राप्त हुआ, स्नेहक तेल प्राप्त हुआ, मोम प्राप्त हुआ, पैराफिन मोम प्राप्त हो गया, कैरोसिन प्राप्त हो गया, एलपीजी प्राप्त हो गया। तो उससे पेट्रोल से ये सब चीज़ें प्राप्त होती हैं। अब अगर प्राकृतिक गैस की बात कर लेंगे, प्राकृतिक गैस या सीएनजी के बारे में बात करें तो इसका प्रमुख घटक क्या है? मीथेन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहा जाता है इसको। इसमें क्या? प्राकृतिक गैस। अच्छा, मीथेन कहाँ कहाँ पाई जाती है? पूरा इस स्लाइड में आपका खत्म होने वाला है। मीथेन देखिए, प्राकृतिक गैस में क्या? मीथेन मुख्य घटक है। अब मीथेन कहाँ कहाँ पाई जाती है? प्राकृतिक गैस हो गया, बायोगैस हो गया, मास गैस हो गया, दलदली स्थानों पर पाई जाती है, धान के खेतों में पाई जाती है, जो पशु जुगाली करते हैं मतलब मुंह चलाते हैं, जब वो चारा खाते हैं, जब मुंह चलाते हैं उसमें पाई जाती है, और ऑयल तेल में पाई जाती है, ऑयल गैस में पाई जाती है। अगर भारत में बात करें तो त्रिपुरा हो गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, और कृष्णा और गोदावरी बेसिन में पाई जाती है मीथेन। अब हम लोग बात करने वाले हैं एलपीजी की। इसमें ब्यूटेन तथा प्रोपेन पाया जाता है। इसमें लेकिन ब्यूटेन मुख्य घटक क्या है? मुख्य घटक क्या है? इसमें मुख्य घटक क्या है? आपका ब्यूटेन है। मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन सर्वाधिक मात्रा में होती है। इसमें क्या है? ब्यूटेन सर्वाधिक मात्रा में होती है गंधक के रूप में। जैसे पहले बहुत ज़्यादा गैस का रिसाव होता था और बहुत ज़्यादा हादसे हो जाते थे क्योंकि गैस में रिसाव होता था तो उसकी महक नहीं आती थी, लेकिन महक के लिए मरकैप्टन का प्रयोग किया गया। मरकैप्टन का प्रयोग महक के रूप में किया गया। चलिए, अगर आपने इतना खत्म कर लिया तो पढ़ लिया तो निश्चित रूप से आपका यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है? आपको वीडियो के नीचे कमेंट करना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। और हमें आपके कमेंट का बहुत ज़्यादा इंतजार रहेगा क्योंकि आप ही का ही कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। निश्चित रूप से जिस तरीके से मैंने अपनी तैयारी के दौरान एनसीईआरटी को समझा उसी प्रकार से पूरा आपको कवर कराने वाले हैं, और एनसीईआरटी ही पढ़ने से ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।